अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, 6 फरवरी को तुर्की में ज़लज़ला आया था। बहुत तबाहकुन ज़लज़ला था जिससे जो है बड़े पैमाने पर जो है तुर्किया में जो है तबाही मची। और इस वक्त कहा जा रहा है कि वहाँ 53,000 के करीब जो है अमवात हुई हैं और लाखों लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं, बेघर हुए हैं। इसी दौरान जब ये ज़लज़ला आया, पूरी दुनिया के अंदर जो है जो ममालिक थे उन्होंने जो है तुर्की को ऑफ़र की कि हम जो है यहाँ पर आकर इमदादी काम करते हैं। और पाकिस्तान में भी ये जज्बा सामने आया। ना सिर्फ लोगों ने माली मदद की अपने तुर्किया के भाइयों की, और बल्कि वहाँ पर जो है मेडिकल के हवाले से सहूलियात पहुँचाने के लिए भी जो है मेडिकल टीमें गईं। इस वक्त मेरे साथ मेडिकल एमरजेंसी के शोबे से मुंसलिक डॉक्टर काशिफ फारूकी साहब मौजूद हैं। ये वहाँ पर जो है गए और इन्होंने वहाँ इमदादी काम किए। बहुत बड़ा जज्बा था कि वहाँ जाकर जो है इन्होंने मेडिकल के शोबे में काम किया और लोगों को रिलीफ पहुँचाया, और ये मसीहा उन लोगों के लिए बन गए। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, चूँकि ये आई विटनेस हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, लोगों की कैफियत क्या थी, और किस तरह से इन्होंने वहाँ पर काम किया और किस ज़रिए से जो है ये तुर्की पहुँचे, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और ज़लज़ले के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ क्या जो ज़लज़ले आए, वहाँ 5 ज़लज़ले कहते हैं आए हैं, और उसके हवाले से भी पूछेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप अभी अभी जो है वहाँ से आए हैं तुर्किया से, और वहाँ पर ज़लज़ला बड़ी शिद्दत का आया था पहले। तो मुझे ये बताएं कि जब वो पहला ज़लज़ला आया वो कितनी शिद्दत का था, उसके बाद हम बाकी सवालात भी करते हैं आपसे। पहला जो ज़लज़ला था वो 7.4 समथिंग था, और वो इतनी शिद्दत का था कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि इमारतें गिरी हुई हैं या धसी हुई हैं, रोड फटे हुए हैं, और शायद मेरे तसव्वुर से भी बाहर था। और जिसके नुकसानात जो हम 8 तारीख को वहाँ पे हमारी टीम पहुँची है, जो कि हम सब लोग अल-खिदमत के ज़ेरे साया, और वहाँ की जो ऑफिशियली जैसे यहाँ पे NDMA है, वहाँ पे अफ़ाद है, अफ़ाद के ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ़ शहरों में हमें एक्सेस दिया गया, और हमारे जो स्पेशलिटी है उससे फ़ायदा उठाया उन लोगों ने, खुसूसन सर्च, रेस्क्यू और मेडिकल रिलीफ़ के शोबे में। इस वक्त अल-खिदमत की जो मुख्तलिफ़ यानी हमारी टीम दूसरी टीम थी जो कि 47 लोगों पर मुश्तमिल थी, जो कि सर्च, रेस्क्यू और मेडिकल के रिलीफ़ का काम कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि मैं पाकिस्तान से वाहिद डॉक्टर था जो गया था, क्योंकि तुर्किया वाले जो हैं बाहर के लोगों को, ख़ास तौर पे डॉक्टरों को, वो वहाँ जब तक कि उनका लाइसेंस वहाँ का ना हो उसको वो इजाज़त नहीं देते हैं। तो उन्होंने मुझे स्पेशली परमिशन दी, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने तुर्किया भाइयों के बहुत ज़्यादा उनकी बहुत मदद तो नहीं कर सका, मगर थोड़ा बहुत जो है उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सका। और जो सिचुएशन थी ज़ैन भाई, क्या बताएं कि वो यानी बयान से काबिल है, मगर उससे बड़ी जो बात थी उस कौम का सब्र था, उस कौम की बहादुरी थी कि तारीख़ के ये जो ज़लज़ला है एक बड़े ज़लज़लों में शुमार होता है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि 100 साल में ये सबसे बड़ा ज़लज़ला है। 100 साल में ये अभी रिपोर्ट आई है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये 100 साल में सबसे बड़ा ज़लज़ला है, और इसमें जो ऑफिशियली अमवात का उन्होंने किया है 53,000 है, और कोई 45,000 से ज़ायद मल्टी बिल्डिंग जी जो कसीर मंजिला इमारत है वो गिर गई। और हम भी मुख्तलिफ़ सर्च और रेस्क्यू टीम के साथ मुख्तलिफ़ बिल्डिंग पे हम कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत को ये भी एज़ाज़ हासिल था कि उसके पास स्पेशल इक्विपमेंट थे, मसलन थर्मल कैमरे, सेंसर कैमरे थे, जो कि जिससे हम लगाकर बॉडी को डिटेक्ट कर लेते थे। और फिर हमारे स्पेशलिस्ट जिसमें ख़ास तौर पे फवाद शिरवानी, सरफराज शेख, ये लोग मौजूद थे जिनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी, लोगों को निकालने की, डेड बॉडी निकालने की। तो और ये 2005 में भी हमारी तरबियत हो चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है फ्लड आया था। इस हवाले से अल-खिदमत को ये भी एज़ाज़ हासिल है कि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे भरपूर महारत रखती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो हर लोग वो थे कि पाकिस्तान की टीम जो है उनके प्लेस पर काम करे, और वो पाकिस्तान का नाम सुनकर वो बहुत हैप्पी होते थे, कहते थे पाकिस्तानी कारदेश। और हमने मुमकिन हद तक यानी एक एक दिन में जो है 30-30 बॉडी भी
ہماری ٹیم نے نکالی ہے الحمدللہ، اور جو کہ کئی دنوں سے پھنسے ہوئے تھے، یعنی 7 9 دنوں سے پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا زلزلہ، جبکہ گورنمنٹ ترکیہ کی بھرپور کوشش اور ایکٹیو تھی، بھرپور الحمدللہ۔ اتنے بڑے سانحہ کے بعد انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھگدڑ نہیں تھی، کوئی چھینا چھپٹی کے سنگل واقعات نہیں ہوئے الحمدللہ، اور ہر کوئی کیو میں لگ کر اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو کیو میں لگ کے، جبکہ ان کا انفراسٹرکچر جس میں جو ہے لازمی بات ہے، آپ کو پتہ ہے جب زلزلہ آتا ہے تو انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتے ہیں، پانی، بجلی، گیس اور کمیونیکیشن کے ذرائع بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کو اس قوم نے، انہوں نے اتنی ماشاءاللہ سے گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اتنے بڑے المیہ کے باوجود بھی موجود تھی اور اپنے لوگوں کا ہمتاً خدمت کر رہی تھی۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، وہاں لوگوں کو آپ نے کس طرح پایا؟ لوگ جو ہے ظاہر ہے جب یہ ایک اچانک جو ہے اتنا بڑا سانحہ ہوا تو ایک چیخ و پکار بھی ہوتی ہے، آہ و بکا بھی ہوتی ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے ٹریٹ کیا جائے، تو وہاں اس قوم میں آپ نے کیا چیز دیکھی ایسی؟ اس قوم میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کے جو ہے ہم جس سے ملاقات کرتے تھے اس کے کوئی 2 بچہ، کوئی 3 بچہ، کوئی بیٹی، کوئی باپ، کوئی بہن جو ہے ملبے تلے شہید ہو چکا ہوتا تھا، مگر جو قابل ذکر بات ہے وہ ان کا صبر ہے، وہ بیان سے قابل ذہن۔ بھائی میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ ان میں سے کوئی، یعنی ہم جب ڈیڈ باڈی نکالتے تو وہ ان میں سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سینہ کوبی کرے، بلکہ جو ہے اللہ کا کبریائی بیان کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی نماز جنازہ ادا کرتے، اور صبر کا جو اور ڈسپلین کی جو چیزیں نظر آئیں وہ ہمیں بھی سیکھنے کے لیے ہیں کہ المیہ اتنا بڑا کہ آپ سوچیں ان کے پیارے بھی چلے گئے، ان کی مال دولت بھی زندگی بھر کی چلی گئی ہے، مگر صبر کا دامن انہوں نے بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ بڑا میں نے اس سے سیکھا، اور یہی میرے اپنے قوم کے لیے بھی ہے کہ جہاں موقع ملے اس طرح کی چیزوں کو تو ہم اس میں بھرپور شریک۔ یعنی ایسی بھی صورتحال تھی کہ آپ بلیو کریں، یعنی ایک فیملی سے ایسی ملاقات ہوئی جن کے 3 لوگ خاندان کے شہید ہو گئے، اور وہ ہمارے لیے کہ ہم کیونکہ پاکستانی کاردیش ہیں، ہم یہاں پہ ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں، تو وہ ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ ہم تو بہت شرمندہ ہو رہے تھے، مگر وہ جو ہے فخر سے کہ ہمارے پاکستانی کاردیش ہمارے لیے آئے ہیں، وہ ہماری مہمان نوازی کر رہے تھے اس پیچیدہ صورتحال میں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ تھی، جبکہ ان کو اس وقت شیلٹر کی ضرورت ہے، رہ رہے وہ خیموں میں ہیں، اور موسم کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ -10 ڈگری ہارش موسم ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک خیمے میں موسم، پانی، کوئی گرم پانی دستیاب نہیں ہے، ایون بعض جگہ پہ تو واش روم کی سہولت بھی نہیں تھی، مگر کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی ڈسپلن سے ہٹ کر نہیں۔ تو یہ قوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خلیفہ بنایا تھا خلافت عثمانیہ، واقعی کوئی ان میں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی برتری رکھا ہوا ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، بڑی آپ نے ماشاءاللہ زبردست بات بتائی وہاں کے لوگوں کے بارے میں، بڑی مضبوط قوم ہے ترکیہ کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور آپ نے کون کون سی ٹیمیں پاکستان کی دیکھیں؟ بالکل، پاکستان سے ہم مجھ سمیت جو ہے 3 ٹیمیں گئی ہوئی تھیں۔ ایک تو پاکستان آرمی کی ٹیم گئی ہوئی تھی، دوسرا 1122 کی ٹیم گئی ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے بھی یعنی بھرپور طریقے سے پاکستان کے علم کو بلند رکھا، جھنڈے کو بلند رکھا، اور بھرپور خدمت سر انجام دی۔ جہاں پر بھی گئے انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا، اور لوگ بہت ہیپی ہوئے کہ یعنی پاکستان کے لوگ اتنے اسکلز ہیں کہ جبکہ بہت ماڈرن، یعنی یورپ سے بھی ٹیمیں آئی ہوئی تھیں، اور ہماری ٹیمیں کا ڈیمانڈ تھا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے ان کو بھیج دیں، ہمارے لیے یعنی افواج جو کہ جیسے ہمارے NDMA ہیں ان کے پاس لوگوں کی ریکویسٹ آتی کہ پاکستانی ٹیم کو ہمارے ملبے کے پاس بھیج دیں۔ تو اس سے الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ ہم لوگوں کے کام آ سک رہے ہیں۔ اور بس میں تو یعنی اس المیہ میں بھی یعنی میں تو بہت باضابطہ خود بھی بڑا وہ تھا، مگر ان میں سے کوئی لینے والا نہیں تھا۔ آپ بلیو کریں کہ اگر ہم میں سے کوئی کچھ دینا چاہے کہ بے گھر لوگ ہیں، ان کے مال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ویل آف لوگ تھے، انہوں نے بہت دیا تھا، وہ سب جو ہے رات کے 4:30 بجے کے بعد جو زلزلہ آیا سب یکمشت ختم ہو گیا، اور یعنی مال بھی چلا گیا، جان بھی چلی گئی، مگر انہوں نے اپنی ہمت کو نہیں چھوڑا، اپنے ڈسپلن کو نہیں چھوڑا۔
बहुत ज़बरदस्त बात है और ये बड़ा दुनिया भर के लिए ये नाजरीन एक पैगाम है कि ऐसी जो है वेल मैनेज्ड कौम तुर्की की कि वो मिसाली जो है उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने जो मेडिकल की जो सहूलतें वहाँ फराम की, आपके साथ कौन कौन लोग थे? तुर्किया के लोग भी मौजूद थे और कौन सी टीमें थीं अलखिदमत के अलावा? अलखिदमत के अलावा जो हमने जब रिप्लेस किया तुर्क पेट्रोलियम में, तो वहाँ पर उन्होंने हमें हैंड ओवर किया। और ये तुर्क पेट्रोलियम में एक रेफ्यूजी कैंप लगा हुआ था जिसमें मेरे ख़्याल में 7 से 8 हज़ार लोगों को उन्होंने रखा हुआ था उस कैंप में। और वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल फील्ड हॉस्पिटल बनाया था। वहाँ की टीम की बाकायदा मैंने जो है लीडिंग की और हमारे साथ तुर्क और जर्मन डॉक्टर मौजूद थे, उनके साथ हमने काम किया। इसी तरह से आप यकीन माने कि यानी पूरी दुनिया से 126 ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रही थी, 11,000 से ज़ायद लोग काम कर रहे थे और 50 ममालिक से ज़ायद हमारी मुख्तलिफ़ लोगों के यानी यूरोप की टीम के साथ भी हुई, कोरिया की टीम हमारे साथ ही मौजूद थी, इसी तरह बहरीन की टीम, यानी पूरी दुनिया से लोग वहाँ मौजूद थे जो खिदमत के जज्बे के साथ अपने तुर्किया के भाइयों की मदद के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि 53,000 अमवात कही जा रही हैं कि वहाँ पर तुर्किया और शाम में हो चुकी हैं, तो वहाँ पर आपने इस हवाले से क्या सुना? इस हवाले से जो है, जो कि हमने आंखों देखा हाल देखा है, गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिक थी जब मैं वहाँ मौजूद था, तुर्किया की वो 48,000 थी, मगर मेरा अपना ख़्याल है कि वो 75,000 से ज़ायद होंगी, क्योंकि जिस बिल्डिंग पे हम जाते वहाँ पे 100 से ज़ायद ही लाशें निकलती, कंसीर मंजिला इमारतें थी और लोगों का भी वो था। मगर क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि जब तक कि डेड बॉडी बाहर ना आ जाए, उनके सेंटर पे ना पहुँच जाए 3 से 6 महीने तक, वरना वो गुमशुदा उसको करते हैं, फिर डिक्लेयर करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस वजह से गवर्नमेंट जो है नहीं कर रही है, वरना अमवात जो हैं 70 से 75,000 के करीब है। अच्छा ये बड़ी तादाद है। नाजरीन आपने डॉक्टर काशिफ फारूकी साहब की गुफ्तगू सुनी। अलखिदमत हो या पाक आर्मी हो या दीगर इदारे हों, इनका जज्बा जो है वो बहुत लायक तहसीन है और हमें सराहना चाहिए, चूँकि ये लोग जाकर जो है पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं और इसके इज़्ज़त व वक़ार का जो है वो ज़रिया और सबब बनते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने रंगे नौ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।